अभी का टॉपिक क्या बताया आपने? हाँ, अभी हमें सीखना है दो टेबल को कैसे लिंक किया जाएगा। दो टेबल को कैसे लिंक करते हैं, दो टेबल को लिंक करने का ज़रूरत क्यों आया? अगर ये पूछा जाए कि दो टेबल को लिंक करने का ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या बोलेंगे? इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि एक ही टेबल में हर तरह के डेटा को आप नहीं रख सकते। वो डेटा चाहे आपस में रिलेटेड ही क्यों ना हो, अगर एक ही टेबल में आप डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिकल डेटा को प्लेस करेंगे तो एक प्रॉब्लम रेज होगा जिसे कि रिडंडेंसी कहते हैं, राइट? तो कहने का ये मतलब है कि सोचिए कि मुझे स्टूडेंट का डेटा रखना हो, स्टूडेंट का डेटा रखना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मल्टीपल कॉलम लेते हैं, जैसे स्टूडेंट का आईडी हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, नहीं उसका फिर फ़ोन नंबर हो सकता है, उसका ईमेल हो सकता है, डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है ना, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसके बाद उसका एड्रेस हो सकता है, उसके बाद उसका कोर्स हो सकता है, करेक्ट? और उसके बाद उसका क्या हो सकता है, हाँ कोर्स हो सकता है या कोर्स आईडी हो सकता है, कोर्स नेम हो सकता है और फी हो सकता है। पॉसिबल? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मान लीजिए इसी का ड्यूरेशन भी हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इंसर्ट कर लो, कैसे? इंसर्ट कॉलम टू द राइट और यहाँ क्या डाल देते हैं, उसका सी फी हो सकता है और सी ड्यूरेशन हो सकता है। तो सोच के देखिए कि इसमें रिडंडेंसी होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि अगर एक ही स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है कि एक कोर्स में एक ही स्टूडेंट होगा, एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट होंगे, उस केस में CID रिपीट होगा। अब CID रिपीट होगा तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा रिपीट होता है तो इससे क्या होगा, रिडंडेंसी रेज होगा और एनोमली भी होगा। अब मान के चलिए कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है, जिसका आईडी है S101, जिसका नाम है अमित, जिसका फ़ोन नंबर मान लीजिए कि ये हुआ, जिसका ईमेल मान लीजिए a@gmail.com, ये ईमेल आईडी हो गया इसका। डेट ऑफ एडमिशन इसका मान लीजिए 12/12/23 है। डेट ऑफ बर्थ इसका मान लेते हैं कि 13/4/2000 है। एड्रेस इसका मान लीजिए पटना का ही लोकल बंदा है, पटना का ही है। पॉसिबल? अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि हाँ। अब उसके बाद कोर्स आईडी इसका मान लीजिए C101 है। कोर्स का नाम इसका अगर मान लीजिए MySQL है, क्या है? MySQL है। कोर्स का फी मान लीजिए इसका 6000 है, 6000 है। कोर्स का ड्यूरेशन मान लेते हैं 1 मंथ का है। अब अगर सेकेंड एक स्टूडेंट है 102 और क्या है, जिसका नाम सुमित है और इसका s@gmail.com ऐसा ईमेल आईडी है इसका, और डेट ऑफ एडमिशन क्या है इसका 13/5/2023 है, 13/5/23 है। डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका 15/3/2002, पटना। और कोर्स आईडी क्या है इसका C102, मान लीजिए ये भी किस में है, MySQL में है। 6000 1 मंथ, इस तरीके से। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तो यूनिक वैल्यू है, फिर भी ये क्या हो रहा है, रिपीट। पहले चीज अगर मैं बोलूँ कि MySQL को डिलीट करिए तो सिर्फ मुझे इसका कोर्स डिलीट करना है, तो इससे क्या होगा, दोनों रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा, दोनों रिकॉर्ड भी डिलीट होगा। और इस प्रॉब्लम को बोला जाता है डिलीट एनोमली। अगर हम बोलें कि कोर्स का
नाम अपडेट करना है, कोर्स का नाम अपडेट करना है, तो मुझे दोनों जगह या हर जगह पे जा करके, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ 1000 एंट्रीज होगी तो 1000 प्लेसेस पे जा करके मुझे अपडेट करना पड़ेगा नहीं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं, चाहे इंसर्ट करते वक्त, डिलीट करते वक्त, अपडेट करते वक्त, उसी को क्या बोलते हैं, एनामॉली। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का क्या तरीका है? तो एनामॉली को या रिडंडेंसी को, एनामॉली क्या हुआ? तो एनामॉली हुआ कि जो भी इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन के वक्त प्रॉब्लम आता है, इंसर्ट करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में, उसी को एनामॉली बोलते हैं। अब कैसे प्रॉब्लम आया या नहीं आया, अगर मैं मानता हूं कि इसे चेंज करना है तो मुझे हर जगह पे जाकर चेंज करना पड़ेगा जितनी एंट्रीज होगी। अगर डिलीट एनामॉली कैसे है कि सोचो ना कि हमें सिर्फ डिलीट क्या करना है, MySQL वाले कोर्स को अब हम कंटिन्यू नहीं करवाते हैं, लेकिन स्टूडेंट ही अभी भी दूसरे कोर्स में रहेगा, होगा क्या, पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट एनामॉली। अब इंसर्ट के लिए भी क्या दिक्कत है, अगर मान लिया जाए कि मुझे एक रिकॉर्ड डालना है नया और उसका कोर्स आईडी कुछ अलग रहेगा, लेकिन उसका ये नाम अलग रखना है, तो नाम अलग रखना है और यहाँ ऑलरेडी MySQL के नाम से है, क्या हम दूसरा और रखेंगे और उसका कोर्स आईडी अलग रखेंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं, कि एक ही आईडी दो अलग अलग कोर्स के लिए कैसे हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है। तो एक जगह पे इन सारे डेटा को रखने पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है वो एक लॉजिकल डेटा है जो स्टूडेंट का सारा पर्सनल डिटेल होल्ड कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, देख पा रहा होगा आप लोगों को, ये सेकंड लॉजिकल डेटा है जो कोर्स के डिटेल को शो कर रहा है, लेकिन कोर्स में ही तो स्टूडेंट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि कोर्स वाले टेबल को किसके साथ लिंक कर देंगे, स्टूडेंट के साथ लिंक करेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों को अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया जाए, पार्ट दिया जाए। तो जब एक टेबल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, स्प्लिट करना। क्या करना? स्प्लिट करना। दो अलग अलग टेबल बन गया, राइट। अब इसमें से हमने क्या किया, उसी एक टेबल को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। यहाँ एक कॉलम और डालना पड़ेगा। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये हमारा जो टेबल है स्टूडेंट का टेबल है, और ये जो टेबल है हमारा कोर्स का टेबल है, और ये स्टूडेंट और कोर्स दोनों को क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों में, हाँ कि ना। दोनों में कॉलम हो, ये एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। तो क्या किया जाए, एक्चुअली यहाँ पे रिलेशन क्या बनना होगा कि हर कोर्स में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, हर कोर्स में n नंबर स्टूडेंट होंगे। तो मुझे कोर्स वाले टेबल को किसके साथ लिंक करना है, स्टूडेंट वाले के साथ, या यूँ बोलो कि स्टूडेंट वाले को कोर्स वाले के साथ लिंक करना है। लेकिन जिस पे जो डिपेंड करेगा, जैसे कि मान लो कि इस पे डिपेंड कौन कर रहा है, स्टूडेंट डिपेंड कर रहा है कोर्स पे, तो कोर्स को हमें बना देना पड़ेगा बेस, है ना, और स्टूडेंट को बना देना पड़ेगा डिराइव, उससे ले करके बना, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डिराइव। तो एक कहलाएगा बेस टेबल, एक कहलाएगा डिराइव टेबल।
तो यहाँ कोर्स को क्या बनाएंगे हम, बेस बनाएंगे, और स्टूडेंट को क्या बनाएंगे, डिराइव। लेकिन इसके लिए यहाँ जो देखेंगे कि कोर्स वाले टेबल में कौन सा कॉलम है जो यूनिक वैल्यू होल्ड करता है, तो क्या बोलेंगे, ऐसा कौन सा कॉलम है, तो इसका एक ही कॉलम है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है CID। अब यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो इंसर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉलम टू द राइट, और इस कॉलम का नाम क्या रख लेता हूँ, CID। अब एग्जैक्टली ये CID ही रखना है ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रेकमेंड करते हैं कि CID ही रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और क्लियर आपको समझ में आए कि किससे किसका लिंक किया जा रहा है। अब यहाँ आप वही डाल सकते हो, अगर आप ऐसा डालोगे भी जैसे अभी के केस में C103, तो ये रिकॉर्ड एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपके कोर्स टेबल में कोई C103 है ही नहीं। तो आप C10 अगर ऐसा कहीं लिख देते हो तो ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है कि एक ही आईडी के लिए दो, मतलब एक ही कोर्स के लिए दो दो आईडी कैसे, तो इंसर्शन एनोमली था। हाँ, तो इसका नाम मैं बदल करके पाइथन कर देता हूँ, ये समझाते वक्त था, अब इस बग को हटा लिया जाए। और दूसरा क्या डाल देते हैं, C102 डाल देते हैं। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ करना ये पड़ेगा कि इन दोनों टेबल को लिंक करेंगे। अब टेबल को लिंक करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब इसको दिखाने के लिए तो मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसके साथ इसका क्या होगा, रिलेशन, करेक्ट। अब उस केस में इसे क्या बनाना होगा मुझे, प्राइमरी की। कौन सा प्राइमरी की रहेगा, उस केस में ये क्या होगा, प्राइमरी की होगा। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्या लिखेंगे, हाँ सॉरी, हाँ ये क्या होगा, फॉरेन की। नहीं, मुझे लगा ये बेस टेबल है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये फॉरेन की, क्योंकि ये बेस टेबल नहीं है बल्कि ये डिराइव टेबल है, राइट। और इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसे हमें बनाना पड़ेगा पिक के बोले तो प्राइमरी के। पिक के तब बोलेंगे जब ये यूनिक वैल्यू होल्ड करेगा, मतलब इसमें रेपिटेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ रेपिटेशन हो सकता है कि दोनों स्टूडेंट एक ही कोर्स में हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये जो रिलेशन बना, इस रिलेशन को बोला जाता है क्या, वन टू मेनी रिलेशन, वन टू मेनी रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक कोर्स में एक से अधिक स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब समझने के लिए क्लियर, आगे बढ़ें। तो ऐसा कहीं भी, जैसे आप फ्लिपकार्ट का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो उसके पास कस्टमर का डिटेल होता है, ऑर्डर का डिटेल होता है, पेमेंट का डिटेल होता है, प्रोडक्ट का डिटेल होता है। लेकिन ऑर्डर से लेकर के पेमेंट तक ये सब तो एक कस्टमर से ही रिलेट करता है। लेकिन सारे डेटा को एक ही टेबल में रखने पे फिर वही प्रॉब्लम, क्या, रिडंडेंसी प्लस एनोमली। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाएगा, कस्टमर्स का जो पर्सनल डिटेल होगा वो कस्टमर टेबल में रखेंगे, उसने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसका ऑर्डर का डिटेल अलग टेबल में रखेंगे, वो पेमेंट जिस तरीके से कर रहा है, पेमेंट
मेथड का डिटेल अलग रखेंगे। वहां तक जो ऑर्डर हमारा डिस्पैच हो रहा है वो उसका डिटेल अलग टेबल में रखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सारे टेबल्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में मुझे जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। डिराइव टेबल के सीआईडी में सेकंड वाला C1 नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि ये सुमित भी MySQL में ही एडमिशन लिया है तो C101 रखेंगे, लेकिन अगर सुमित अगर पाइथन में एडमिशन लिया होता तब यहाँ पे S102 करते। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट करके देख सकते हैं। उसी तरीके से एम्प्लॉय का हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक लॉजिकल डेटा होगा और एम्प्लॉय का जो पर्सनल डिटेल होगा एक दूसरा लॉजिकल डेटा होगा, और इन दोनों को आपस में हम क्या कर सकते, लिंक कर सकते। तो सिंपल सा फंडा है कि डेटाबेस में एक लॉजिकल डेटा को एक टेबल में रखो, दूसरे लॉजिकल डेटा को दूसरे टेबल में रखो, और उन सारे टेबल्स को आपस में क्या कर दो, लिंक करो। अब लिंक करने के लिए मुझे एक टेबल को बेस बनाना पड़ेगा। बेस टेबल में किसी एक एट्रीब्यूट को मुझे प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, और उस बेस टेबल से कनेक्ट करने के लिए जो सेकंड टेबल लेंगे, जो सो कॉल्ड हमारा डिराइव टेबल होगा, उसमें एक कॉलम एग्जैक्टली वही रखना पड़ेगा जो बेस टेबल में रखा गया है। और बेस टेबल में जो एट्रीब्यूट, जो कॉलम प्राइमरी की एट्रीब्यूट के साथ स्पेसिफाई किया गया था, वही कॉलम डिराइव टेबल में फॉरेन की कांस्टेंट से स्पेसिफाई करना होता है। तो चलो ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, अब जरा इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो यही सेम एग्जांपल को अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले तो हमारे पास MySQL खुला हुआ है, पहले देख लेता हूं कि कितने हमारे पास क्या है, डेटाबेस बना हुआ है, शो डेटाबेसेस। तो हबनेट नाम का डेटाबेस पहले से है बना हुआ। जरा देख लें कि इसके अंदर टेबल कितना है, यूज हबनेट। अब इसके अंदर टेबल्स कितने बने हुए हैं वो मेरे को देखना है। तो टेबल देखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा शो टेबल्स। तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है कोर्स और एक बना हुआ है यूजर। गुड। तो कोर्स यूजर से तो मतलब नहीं है, जरा कोर्स वाले में देख लूं कि कोर्स वाले में कौन कौन सा कॉलम है। तो कैसे देखा जाता है, डिस्क्राइब कोर्स, और अगर इससे मैं मैच करके देख लूं कि क्या एग्जैक्टली वो सारा कॉलम एग्जिस्ट करता है जो मेरे को चाहिए। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ आ गया। अब देखिए और बताइए मुझे, इसमें क्या था, CID था, प्राइमरी की रखना था, तो मेरे में भी CID है, अब प्राइमरी की है, इसमें दिख रहा है। कोर्स नेम है, C नेम है, यूनिक की होना चाहिए, वो भी मैंने बनाया है। C ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरेशन भी है, और C फी भी है। तो मुझे ये वाला टेबल बनाने की जरूरत नहीं है अभी, ये टेबल हमारा तैयार है। तो हम ये स्टूडेंट वाला टेबल बनाएं। ओके, अब स्टूडेंट वाला टेबल अगर बनाना है तो देखो एग्जाम्पल अपने सामने है, तो थोड़ा और इजी होने वाला है अपने लिए। हम इसी को देखते हुए सारा क्वेरी फायर करने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे ये देख लेना है कि कोर्स टेबल में कोई एंट्री है, रिकॉर्ड है पहले से डला हुआ। क्या लिखना पड़ता है, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम कोर्स। हाँ, यहाँ 2 कोर्स भी पहले से है, बट इसमें मुझे जो लग रहा है H101 ये मुझे हटा देना है, ये सही नहीं लग रहा है, ये सारे रिकॉर्ड्स को मुझे हटा देना है। तो क्या क्वेरी फायर करना पड़ेगा, सारे रिकॉर्ड को मुझे रिमूव कर देना है अभी। तो क्या करना होगा, हाँ बहुत अच्छे, ट्रंकेट, और उसके बाद टेबल का नाम। ऐसे एक और तरीका है, रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए एक तो ट्रंकेट चला सकते हो, तो लेकिन ट्रंकेट चलाने से पहले मैं दिखा दूं, एक सेव पॉइंट बना लेता हूं। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, सेव पॉइंट बनाने से पहले भी क्या करूं, तो थोड़ी सी पुरानी बात को याद कर लें। तो पुरानी बात में सेट क्या था, ऑटो कमिट, और क्या रख लें, 0 रख लें।
इससे ऑटो कमिट क्या हो गया, डिसेबल। अब जो भी क्वेरी डीएमएल का चलेगा वो सेव होगा अपने आप, नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर लेते हैं। लेकिन डिलीट किससे करेंगे हम, क्या सोचे थे, ट्रंकेट से। और ट्रंकेट के बाद क्या डालना होता है, कोर्स का या टेबल का नाम। चलिए अब अगर हम देखते हैं यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स लिख करके, तो क्या सारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब जरा हम क्या चला लें, रोल बैक टू कहाँ, ए। इसका बेनिफिट नहीं बनाए थे क्या, ओ ऑटो कमिट के बाद सीधा ट्रंकेट कर दिए थे, माय बैड। अच्छा चलो, अब इसके अंदर कोई रिकॉर्ड तो बचा नहीं। इंसर्ट इनटू कोर्स, और कोर्स में क्या डालना है, वैल्यूज डालना है। अब क्या वैल्यूज होगा, तो कोर्स में वैल्यूज पहला डालना है, मान लिया जाए P101, मतलब प्रोग्रामिंग का कोर्स है अपना। तो इसमें कोर्स का नाम क्या डाल देता हूँ मैं, पाइथन डाल दे रहा हूँ। कोर्स का ड्यूरेशन डाल देता हूँ 2 मंथ्स का। फी डाल देता हूँ मान लो 12,000 का। अब एक रिकॉर्ड हमने डाला, और दूसरा रिकॉर्ड भी अगर मुझे डालना होता तो यही से लिख लेते P102, और मान लिया जाए PHP कितने दिन का है, ये भी 2 मंथ्स, और फी मान लो इसका 10,000, इस तरीके से। अब 2 रिकॉर्ड फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, कोर्स। 2 रिकॉर्ड है। अब इस बार हम ऑटो कमिट तो ऑफ है अभी, है ना, सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 0। अब मुझे एक सेव पॉइंट बनाना है, सेव पॉइंट ए, यही भूल गए। अब क्या करना है मुझे, अभी अगर मैं देखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, तो आप देखो दोनों रिकॉर्ड मेरे पास है। अब ट्रंकेट से तो हटा ही सकते हैं हम, एक और तरीका है, वो है डिलीट। आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिलीट और फ्रॉम कोर्स, और अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिटाना होता तो यहाँ क्लाउज लगाते, और कोई पर्टिकुलर नहीं बल्कि पूरा हटाना है तो कोई क्लाउज नहीं लगेगा, बस एंटर मार दीजिए। अब जब आप देखेंगे तो सारा रिकॉर्ड तो ट्रंकेट से भी डिलीट होता है, डिलीट से भी डिलीट होता है, लेकिन दोनों का सिंटैक्स थोड़ा अलग अलग है। अब ट्रंकेट से डिलीट करने में और डिलीट से डिलीट करने में एक और फर्क है कि ट्रंकेट अगर चल गया तो उसका कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि ऑटो कमिट होता है। लेकिन डिलीट से अगर डिलीट भी हो गया तो ये रिकवरी पॉसिबल है। ट्रंकेट जो चलाए थे उसका कोई रिकवरी नहीं था, अगर सेव पॉइंट बना भी रहता तो भी रिकवर नहीं होता। तो यहां से हमें करना क्या है, लेकिन अब देखिए रोल बैक, क्योंकि ऑटो कमिट होता है इसलिए रोल बैक टू ए। अब अगर हम देखें जा करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, तो अभी तो बताया ट्रंकेट जो क्वेरी है वो डीडीएल का क्वेरी, डेटा डेफिनेशन, और डेटा डेफिनेशन का जो क्वेरी होता है वो ऑटो कमिट होता है, मतलब चल गया तो सेव हो गया। और डीएमएल का क्वेरी जो होता है वो ऑटो कमिट नहीं होता, उसको एक्सप्लिसिटली कमिट करना पड़ता है। रीजन क्लियर? आगे बढ़ें तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि दूसरा, अच्छा फिलहाल तो इसको हमें डिलीट ही करना है, अभी तो ऐसे भी ये सेव नहीं है ना, नहीं। अब फिर से क्या करते हैं, हम एक सेव पॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेव पॉइंट बनाते हैं आर। क्या बनाते हैं, आर। और उसके बाद क्या करते हैं, ट्रंकेट, और उसके बाद क्या करते हैं कोर्स। ऐसे भी हमको सारा रिकॉर्ड हटाना है इससे। अब अगर हम देखें यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, कोर्स। अब अगर इसको हम क्लोज कर देंगे तो भी ये दोबारा रिकवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑटो कमिट होता है, हमको कमिट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑटो कमिट
हाँ, अभी के लिए ऑटो कमिट क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। तो क्या कर लिया जाए, रोल बैक टू आर। क्या कह रहा है, सेव पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब उसके बाद अब अगर रिकॉर्ड देखे हम भी, स्टार फ्रॉम क्या कोर्स, कुछ दिखेगा नहीं। ऑटो कमिट जो ऑफ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो तो एसक्यूएल का एक बग है ना कि यहाँ पे काम नहीं करता है। पाइथन या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जब भी क्वेरी चलाओगे डीएमएल का, तब तो वहाँ तुमको ऑटो कमिट मिलना नहीं है। तो वो तो डीएमएल क्वेरी को यहाँ पे चेक करने के लिए हमने मैनुअली क्या किया ना, ऑटो कमिट को बंद किया। लेकिन जो डीडीएल का क्वेरी है वो तो ऑटो कमिट होता ही है, इसलिए चलाए और काम हो गया। यही चीज़ अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि डिलीट से डिलीट करने के बाद एकदम, चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। डिलीट से डिलीट करने के बाद एक चांस है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट जब चला दिए तो कोई चांस नहीं बनता है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा, अब दूसरे टेबल के ऊपर बढ़े। अभी अगर देखेंगे हम शो टेबल्स, तो कितना टेबल इसमें दिखाएगा, एक टेबल दिखाएगा, दो टेबल दिखाएगा, एक यूजर्स और एक कोर्स। एक बना लेते हैं हम लोग क्या, स्टूडेंट का टेबल। कैसे बनेगा, इजी है। क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम क्या सोचे हम लोग, स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या डालेंगे फिर कि स्टूडेंट का कौन कौन सा कॉलम होगा। तो सारा कुछ तो क्लियर है, वैर कैर कितना, मान लो 10 कैरेक्टर रखते हैं, बहुत ज़्यादा। इसको क्या बनाना है, इसमें प्राइमरी की बनाना है। और उसके बाद यस नेम, इससे क्या बना देना है, वैर कैर कितना, बहुत ज़्यादा तो किसी का 30 कैरेक्टर का नाम हो सकता है, तो 30 डाल देते हैं। अब इसमें हम क्या कांस्टेंट लगा सकते हैं, नॉट नल को खाली ना छोड़े। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, फोन। अब फोन में क्या लगा सकते हैं, वैर कैर ही ले लेते हैं, वैर कैर, और क्या 11 ले लेते हैं। और क्या लेंगे यहाँ पे, यूनिक। प्राइमरी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, हाँ, एक टेबल में एक ही होता है, यूनिक की। उसके बाद क्या, ईमेल, और ईमेल को भी क्या बनाएंगे, वैर कैर डेटा टाइप रखेंगे। ईमेल थोड़ा बड़ा हो सकता है किसी का, तो 50 ले लेते हैं। और क्या लेंगे, इसको भी यूनिक की, क्योंकि दो बंदे का ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई। ईमेल के बाद फिर क्या लेंगे, DOA, डेट ऑफ एडमिशन। ये क्या होगा, टाइप इसका डेट होगा। इसके बाद और क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, इसी को DOB कर दिया जाए, क्योंकि पर्सनल डिटेल एक साथ ले लेते हैं ना, और उसका जो कोर्स का डिटेल होगा एक साथ ले लेंगे। उसके डेट, और उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, ये भी क्या होगा, डेट ही होगा। उसके बाद क्या होगा, एड्रेस, और एड्रेस क्या हो सकता है, वैर कैर। अब एड्रेस थोड़ा बड़ा हो सकता है तो 100 डाल देते हैं। और उसके बाद CID, मेन चीज, तो यहाँ लिखेंगे CID, क्या होगा, वैर कैर। बहुत ज़्यादा तो कितना हो सकता है, 20 कैरेक्टर। और उसके बाद यहाँ क्या लिखना है, हाँ, उसके बाद लिखेंगे, हाँ, कॉलम, ये कॉमा आएगा, फॉरेन की। और फॉरेन की किसको बनाना है, CID को। किसको बनाना है इस टेबल में, CID को। पहले ये कॉलम बना दो, तब ना उस पे कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमने कॉलम बनाने वाला पहले लिख लिया यहाँ पे ये, उसके बाद कॉमा, और लिखा कि ये इस CID को क्या बनाओ, फॉरेन की। और ये किसका रेफरेंस यूज करेगा, REFERENCES, रेफरेंसेस उस टेबल का, किस टेबल का, कोर्स टेबल का, कोर्स टेबल का। और कोर्स टेबल के किस कॉलम का रेफरेंस यूज करेगा, ये CID का। और एक ब्रैकेट और क्लोज होगा, कौन सा, ये वाला जो शुरू किया था। लास्ट में क्या लगाना है, सेमीकोलन।
गलती किया हूँ मैं? कोर्स का स्पेलिंग सही है? अच्छा, इसमें देखने से क्या होगा? COURS कोर्स सही है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट CID varchar प्राइमरी की सेव एस नेम varchar 30 नॉट नल, फोन नंबर varchar, यूनिक की, ईमेल varchar 50, यूनिक की होगा, डेट ऑफ बर्थ डेट होगा, डेट ऑफ एडमिशन डेट होगा, एड्रेस varchar हो जाएगा। एड्रेस क्या होगा? एड्रेस varchar हो गया, 100 हो गया varchar। CID क्या होगा? varchar हो जाएगा। varchar और उसके बाद क्या लिखा हूँ मैं? FOREIGN फॉरेन की। और किसको फॉरेन की बनाना है इसमें? CID को। किसे बनाओ? CID को। और ये रेफरेंस किसका यूज करेगा? REFER। हाँ, स्पेलिंग गड़बड़ है। REFERENC। और किसका यूज करेगा ये? कोर्स का। कोर्स में क्या है? टेबल CID। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलती मैंने किया है, लेकिन एक कह रहा है, इसको पढ़ने दो अब थोड़ा। इवन एरर इन चेक मैनुअल एड्रेस नियर एड्रेस। डेट तो सही है, एड्रेस ऐड एक कीवर्ड के रूप में MySQL लेता है, और मैंने वहाँ ऐड लिखा था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए इस एरर को ध्यान से हमने पढ़ा। और एड्रेस या क्या कह रहा है? नियर ऐड। तो हमारा सिंटैक्स में कोई मिस्टेक नहीं था, ना फॉरेन की का स्पेलिंग और ना रेफरेंसेस का। तो एक एक चीज़ को पकड़ना पड़ता है। अगर कोई कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं अपने कमांड में तो एरर आएगा ही आएगा, या अगर आप जो वेरिएबल ले रहे हैं उसमें आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो भी एरर आएगा। तो इसी बात का एरर था। बाकी ये जो सिंटैक्स है अपना वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, कुछ नहीं, कोई ट्विस्ट ही नहीं है। बस इतना ही याद रखना है कि जिस कॉलम को जोड़ना है पहले उसका आप नाम डाल दो, डेटा टाइप डाल दो, साइज डाल दो, उसके बाद कॉमा दे करके आपको क्या लिखना है? फॉरेन की। और इसी कॉलम का नाम जिसको आपको इस टेबल में फॉरेन की बनाना है ब्रैकेट में रखना है। फिर आपको लिखना है रेफरेंसेस, फिर लिखना है बेस टेबल का नाम, और बेस टेबल के किस कॉलम का रेफरेंस यूज होगा उस कॉलम का नाम। हाँ, दो भी। अब देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितना टेबल हमारा एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे यूज क्यों शो टेबल्स, तो एक टेबल है कोर्स, दूसरा है स्टूडेंट, तीसरा है यूजर्स। अब सवाल ये है कि बिना हम कोर्स में डेटा डाले हुए क्या स्टूडेंट में डेटा डाल सकते हैं? जवाब होगा नहीं डाल सकते। अब उसी तरीके से अगर एक और हमें बनाना है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का, क्या बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप बिल्कुल बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मुझे दो टेबल और बनाना है, एक टेबल बनाना है डिपार्टमेंट का और एक टेबल बनाना है एम्प्लॉय का। तो डिपार्टमेंट में
3 कॉलम बहुत है मुझे लगता है। एक तो मान लीजिए DID डाल देते हैं, डी डिपार्टमेंट ID। एक क्या हो सकता है, डी का नाम हो सकता है, एक क्या हो सकता है, HOD हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा भी डाल देता हूँ, जैसे DID इसमें तो सब आ ही जाता है ना, इसको छोड़ करके क्या। DID में मान लो डिपार्टमेंट के लिए डाल देते हैं D101 HR मोहित, D102 D102 और मान लो सेल्स सुमन D103 IT रोहन D104 अकाउंट D105। ऐसा कुछ रिकॉर्ड है डला हुआ, मान लो HR हो गया, सेल्स हो गया, IT हो गया, है ना, अकाउंट हो गया, एक मैनेजमेंट, और इसमें डाल देते हैं अभिजीत। तो ये टोटल मान लो कि 5 डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करते हैं कुछ एम्प्लॉय के लिए। मैं चाहता हूँ EID हो, नेम हो, एम्प्लॉय का नाम हो, उसका क्या हो, डेट ऑफ बर्थ हो, उसका सिटी हो। इस बार एड्रेस नहीं लिखते, नहीं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। उसके बाद फ़ोन हो, उसके बाद ईमेल हो, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, और उसके बाद उसका पोस्ट हो, है ना। ये पोस्ट वोस्ट हटाओ, क्या डाल देते हैं इसके बाद, लोकेशन डाल देते हैं, किस लोकेशन पे है, नहीं कौन सा साइट है, और क्या डाल सकते हैं, और ये लोकेशन भी हटा देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइन। उसके बाद डिपार्टमेंट ID, चलो तुम जो बोल रहे थे उसके लिए उपाय कर देते हैं, लास्ट कॉलम नहीं इस बार बनाएंगे, है ना। डिपार्टमेंट ID यही डाउट था ना तुम्हारा। उसके बाद इसका बेसिक सैलरी ले लेते हैं, उसके बाद इसका TA ले लेते हैं। अब जगह कम पड़ रहा है तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट, फिर इंसर्ट कॉलम टू द राइट, और फिर इंसर्ट कॉलम टू द राइट। और TA के बाद यहाँ क्या ले लेते हैं, DA ले लेते हैं, HRA ले लेते हैं। उसके बाद ग्रॉस सैलरी ले लेते हैं। अब ग्रॉस सैलरी के बाद क्या बनेगा इसका, ग्रॉस सैलरी के बाद इसका TDS कटेगा बंदे का, और TDS कटने के बाद फिर क्या इसका आएगा, नेट सैलरी। क्या आएगा, नेट सैलरी आएगा। अब ये तो मैंने बना दिया। अब मुझे दोनों टेबल को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ डिपार्टमेंट ID रखे हैं, डिपार्टमेंट का तो पूरा डिटेल रखे नहीं है, रिडंडेंसी और एनोमली की वजह से।
तो मुझे इस केस में भी क्या करना पड़ेगा, इस केस में भी इन दोनों टेबल को आपस में मुझे लिंक करना पड़ेगा। कौन से टेबल को, इसको। तो क्या करना होगा, कैसे लिंक करोगे, लिंक करने के लिए DID वाले पे तो हमको नहीं जाना पड़ेगा, ये है DID। और इसमें DID कहाँ है, यहाँ पे ना। इस DID को लिंक कर देते हैं किसके साथ, इस DID के साथ। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको रोटेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब सही है। इस DID को ठीक है, इस DID के साथ इसको लिंक कर देना। उस केस में ये क्या बनेगा, पिक के, ये क्या बनेगा, उस केस में ये बनेगा प्राइमरी की, और ये क्या बनेगा, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉरेन। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसको भी बना के देख लेते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले एक बार और कोशिश करते हैं लिंक भेज देने की। वो लोग आपस में हो सकता है कनेक्टेड हो, हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं। किसको, तुमको? हाँ, क्या बोल रही थी? दो टेबल है, तो एक टेबल से रिलेशंस के लिए एक ही फॉरेन की रहेगा, एक टेबल के लिए दो कहीं नहीं हो सकता। मान लीजिए इसका रिलेशन 2-3 अलग अलग हो, प्रोजेक्ट के साथ भी हो। मान लीजिए कि एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है, तो प्रोजेक्ट के साथ भी तो लिंक हो सकता है। नहीं तो उस केस में एम्प्लॉय वाले में दो फॉरेन की हो सकता है, फॉरेन की तो मल्टीपल हो सकता है। दूसरा टेबल के लिए ना फिर हो जाएगा, एक ही टेबल में दो टेबल है, वो दोनों एक बेस के लिए एक फॉरेन होगा डिराइव वाले में, और इस तरीके से एक डिराइव टेबल का मल्टीपल बेस टेबल हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बेस टेबल के लिए एक फॉरेन की हर डिराइव टेबल में, लेकिन एक डिराइव टेबल का मल्टीपल बेस टेबल हो सकता है। अगर सेम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना हो करके देखें। इस बार कुछ ऐसा बना है, तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट के लिए एक टेबल बना दिया जाए, जो पहले से नहीं बना हुआ है। क्या है बना हुआ? नहीं है। तो क्या लिखेंगे?
क्रिएट टेबल DPT डिपार्टमेंट DID क्या होगा where कैर, मान लीजिए 20 रख लेते हैं। क्या बनाएंगे इसको, प्राइमरी की बनाएंगे। उसके बाद क्या है, डी नेम है, डिपार्टमेंट का नाम है, ये भी क्या होगा where कैर होगा। डिपार्टमेंट का नाम भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा तो 50 कैरेक्टर का हो सकता है, नॉट मेक सेंस, 25 बहुत है। और डिपार्टमेंट नेम क्या होगा, यूनिक की होगा। और उसके बाद क्या होगा, HOD होगा, और HOD भी क्या होगा, where कैर होगा। और बहुत ज़्यादा नाम अगर बड़ा होगा 30 कैरेक्टर का होगा। और क्या इसको कोई कांस्टेंट देना है, नहीं देना है। नॉट नल भी नहीं देना। हो सकता है कि अभी कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो जो ब्लैंक वैकेंट हो, उसमें किसी HOD को अपॉइंट नहीं किया गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनता है। इसलिए इसको नॉट नल या कोई भी कांस्टेंट नहीं लगा रहे हैं। एक टेबल हमारा रेडी। अब अगर हम देखते हैं शो टेबल्स, तो हमारे पास टोटल टेबल 4 हो चुका है, क्योंकि 3 पहले से था। स्टूडेंट कोर्स यूजर्स। अब मुझे बनाना है कौन सा टेबल, ये वाला टेबल, एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल बनाने के लिए ऑलरेडी लिस्ट अपने सामने है, बस उसी को हमें फॉलो करते हुए लिख देना है। क्या करना होगा, क्रिएट टेबल EMP एम्प्लॉय के लिए शुरू करेंगे तो क्या EID डालना है, क्या होगा, varchar होगा, कितना 10 कैरेक्टर। एम्प्लॉय ID मान लो 10 कैरेक्टर होगा। क्या लेना है, प्राइमरी की लेना है। और उसके बाद क्या होगा, ई नेम हो सकता है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है, ये भी क्या होगा, varchar होगा। कितना हो सकता है, varchar मान लो 30। varchar क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। उसके बाद क्या है, ई नेम varchar 30। उसके बाद DOB, और DOB क्या हो सकता है, DOB डेट हो सकता है। और उसके बाद क्या है, CT क्या हो सकता है, ये भी varchar हो सकता है। कितना, मान लीजिए 20 कैरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा इसके अलावा होगा फोन क्या होगा, varchar ही ले लेते हैं। कितना, 11 ले लेते हैं। और क्या बनाएंगे इसको, यूनिक की। उसके बाद क्या है, ईमेल ना, ईमेल क्या होगा, ये भी varchar होगा। मान लीजिए 50 ले लेते हैं। और क्या, UNIQU यूनिक की, इसको भी बनाएंगे। फिर क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक भी क्या होगा, डेट होगा। और उसके बाद क्या है, DID, फिर लेना है DID। और ये क्या होगा, varchar कितना, 20। फिर कॉमा, और क्या बनाएंगे यहाँ पे, FOREIGN फॉरेन की। और फॉरेन की किसको बनाना है, हाँ, CID के DID का। ये जो अभी DID बनाई है इसी को ना, DID। और REFERENC, रेफरेंसेस किसका यूज़ करेगा, ये डिपार्टमेंट का, DPT का, डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट के किस कॉलम का, DID का। फिर कॉमा पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर क्या है, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी तो इंटीजर में लेंगे ऑब्वियसली, तो सिर्फ इंट लिख लेंगे यहाँ पे। अगर कुछ नहीं साइज देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ 11 माना जाता है। 11 डिजिट का कोई भी नंबर रख सकते हो, तो रहने देते हैं, साइज नहीं देते हैं। बेसिक के बाद क्या है, TA है, इसको भी क्या लेंगे, इंट लेंगे। उसके बाद क्या है, DA है। उसके बाद क्या है, HRA है। उसके बाद क्या है, ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद क्या है, TDS है। उसके बाद नेट सैलरी है। लेकिन इसमें गलती किया हूँ मैं, इसको इंट नहीं दिए हैं, डेटा टाइप तो देना ही पड़ेगा। साइज वाला ही आप ना देंगे तो डिफ़ॉल्ट वाला ले लेगा, डेटा टाइप तो डिफ़ॉल्ट नहीं उठाएगा ना, इसलिए डेटा टाइप एक ही बार में सारा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे बाकी फाइल्स वगैरह में करते हैं। नहीं। इसके बाद यहाँ क्लोज, और उसके बाद सेमीकोलन, कोई एरर नहीं। अब दोबारा अगर हम देखें शो टेबल्स, तो क्या, शो टेबल्स गलत लिखे थे क्या, शो टेबल्स। अब कितने टेबल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, 5 टेबल। अब अगर मान लिया जाए, मैं देखता हूँ, अभी डिस्क्राइब करता हूँ किसको, DPT को।
डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट में एक प्राइमरी है, एक यूनिक है, 2 की कांस्टेंट यूज़ किया हूँ मैं। और अगर वही मैं डिस्क्राइब किसे करता हूँ, स्टूडेंट को, तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिएगा। अच्छा, स्टूडेंट को कर दिए, एम्प्लॉय को करते हैं, डिस्क्राइब एम्प्लॉय को करते हैं। अब इसमें से जो DID है, कहाँ गया, इसमें DID है, उसको ध्यान से देखिए। इसका की कांस्टेंट क्या दिखा रहा है, मल। मल मतलब मल्टीपल वैल्यू, इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यू, है ना। और ये इंडिकेट करता है फॉरेन की, यहाँ एफ फॉरेन की या एफ के ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है, बल्कि उसके जगह क्या लिखा होगा, मल। मल जब भी दिखे तो समझिए क्या है, फॉरेन की कांस्टेंट। ओके, तो 2 टेबल को लिंक करना हम लोग सीखे। अब इसके अंदर कम से कम कुछ रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। रिकॉर्ड डालना तो हम बता ही दिए हैं, तो रिकॉर्ड डालिए। अगर अभी समय है तो बीच में आकर के कुछ हम और आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक बाय द वे था क्या, हाँ ये वही पढ़ के आ रहे हैं, DBMS ही ना पढ़ना, ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ अभी और है, सिलेबस है, ले देख लेना जो बाकी है। हाँ क्लाउजेज है, तो अब क्लाउज का यूज़ करना ही है। यहाँ पे क्लाउज यूज़ नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय वाला टेबल में हम लोग डेटा नहीं डाल सकते हैं। आइए बता ही देते हैं, आप लोग के ऊपर छोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले डिपार्टमेंट वाले में हम कुछ डेटा फिल कर लेते हैं, देखते हैं कि डिपार्टमेंट वाले में कुछ डेटा है क्या। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, तो यहाँ कोई अभी डेटा है नहीं, तो हम डिपार्टमेंट में पहले डेटा फिल कर लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, इंसर्ट। अच्छा, ऑटो कमिट बंद किए हैं कि नहीं किए हैं बेटा, ऑटो कमिट को सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 1। ऑटो कमिट को यस कर लिए हैं ताकि DML का क्वेरी भी अपने आप सेव हो जाए। इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या डाल देते हैं, ये DPT डिपार्टमेंट। और क्या इस पे डालना है, तो वैल्यूज पहला डिपार्टमेंट का ID जो D10 शायद डाला हुआ है क्या उसमें, नहीं ना। सेलेक्ट स्टार, ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं हम लिखे हैं, समझाते वक्त तो MS Word में लिख दिए होंगे क्या डेटा डाल करके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT, इंसर्ट इनटू DPT वैल्यूज D101, और डिपार्टमेंट का नाम मान लो HR, और 3 ही कॉलम था ना, रोहित राज। D102 सेल्स रोहन वर्मा।
डिपार्टमेंट में कम से कम 5 रिकॉर्ड डाल दिए, बाद में अगर डिपार्टमेंट और एक्सटेंड होता है तो उसको ऐड कर लेंगे। अब इसके हिसाब से एम्प्लॉय में डेटा डालना है मेरे को। अब एम्प्लॉय में जब डेटा डालना है तो देखो, अभी जब हम डेटा यहाँ पर डाले तो कॉलम का नाम कहीं नहीं लिखे थे कि लिखे थे, सीधा टेबल का नाम, उसके बाद वैल्यूज डाल दिए। लेकिन एम्प्लॉय वाले के साथ ये काम नहीं कर सकते आप। क्यों? देखो, डिस्क्राइब अगर अभी लिखते हो एम्प्लॉय, तो इसमें बेसिक सैलरी तक तो डालना है मेरे को, अभी आगे के डेटा को ऑटोमेटिक निकालना है, तो अभी डालना नहीं है। तो किसी कॉलम को अगर आप छोड़ना चाहते हो तब आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख करके डेटा नहीं डालोगे, पहले उन सारे कॉलम्स का नाम डालना पड़ेगा, प्रॉपर ऑर्डर में डालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम? इंसर्ट इनटू और एम्प्लॉय का नाम, आई मीन टेबल का नाम, उसके बाद डालना होता है कॉलम्स का नाम, जिस कॉलम में डेटा आपको डालना है। अगर एक भी कॉलम स्किप कर रहा है आपको, जिसमें डेटा आपको नहीं अभी डालना है, तो कॉलम का नाम लिखना मैंडेटरी है। फिर क्या देना होगा? ई नेम, फिर क्या देना होगा? डेट ऑफ बर्थ, फिर क्या देना है? वह सिटी, फिर क्या देना होगा? फोन, फिर देना होगा ईमेल, फिर देना होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और फिर देना पड़ेगा DID, फिर देना होगा बेसिक सैलरी। इतना अभी हमें डालना है, बाकी बाद में डालना है। तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कॉलम का नाम, अब उसके बाद आपको वैल्यूज देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पैरामीटर क्यों डालना पड़ा? बिकॉज हमें सारे कॉलम में डेटा भी इंसर्ट नहीं करना है, दैट्स वाई। या फिर ऑर्डर वायलेट करना है, अगर इसी ऑर्डर में नहीं डालना है, ऑर्डर चेंज करना है डेटा डालते वक्त, तो भी आपको कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। अब EID में मान लीजिए हमने डाल दिया H101, अपनेट का एम्प्लॉय है इसलिए सिंबॉलिक H101 डाल दिए। ई नेम मान लीजिए कि अमित डाले। डेट ऑफ बर्थ, अब पहले क्या डालना पड़ेगा? साल डालना पड़ता है, मान लीजिए 1990, फिर महीना डालना होता है, फिर तारीख डालना होता है, यही ना। उसके बाद फिर क्या बचा? डेट ऑफ बर्थ हो गया। सिटी मान लीजिए पटना से है, और फ़ोन नंबर क्या है इसका? 9224206244। और उसके बाद फ़ोन के बाद क्या है? ईमेल। ईमेल के लिए क्या डाल दे रहे हैं? amit@hubnettch.net। और उसके बाद फिर क्या है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट को ज्वाइन करा था? तो मान लो कि ये 2023 तीसरे महीने और 22 तारीख को ज्वाइन किया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद फिर क्या है? डिपार्टमेंट ID है ना, DID। तो DID क्या लेना पड़ेगा? मान लो ये D101 में ज्वाइन किया था, मतलब एज अ HR ज्वाइन किया है, पॉसिबल? हाँ बिल्कुल। और उसके बाद बेसिक सैलरी क्या है इसकी? तो बेसिक सैलरी मान लो इसको 5400 का ग्रेड पे दिया जा रहा है, करेक्ट? सेमीकोलन, एंटर कर दूं? एक रिकॉर्ड डल गया? हाँ डल गया। अब मुझे फिर क्या करना होगा? क्या इसी डिपार्टमेंट में दूसरा बंदा नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अमित और सुमित, क्या इसका 24/11 का ये है, और ये पटना नहीं, ये गया का है रहने वाला, और 669648। और यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा फिर? सुमित, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका मान लो अप्रैल में ज्वाइन किया था, कितना? 26 अप्रैल को। सेम ही रहने दें, 5400 का ही ग्रेड पे रहने देते हैं, या नहीं? चलो मान लो ये 4800 के ग्रेड पे आया है। कितने पे आया है? 4800 ग्रेड पे इसका कुछ गड़बड़? चलो बढ़िया, ये कम से कम लेशन दे गया कि प्राइमरी की में डुप्लीकेट अलाउड नहीं।
अब अगर हम दोबारा यहाँ देखना चाहेंगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय, तो 2 रिकॉर्ड तो है अपने पास। चलो क्लाउज वगैरह समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे टीए निकालना है तो टीए निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि सीधा मैं एक फॉर्मूला लगा दूं कि भाई इसका इतना % दे दो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हम कोई सिंगल कंडीशन लगाएं। तीसरा क्या हो सकता है कि मल्टीपल कंडीशन लगाएं। अब पहला, दूसरा, तीसरा मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सीधा सीधी क्या कर दो कि सभी का क्या होना चाहिए, जैसे टीडीएस। अब ये तो फिक्स है कि सबका टीडीएस कितना कटेगा, 10%। समझो बात को, सबका टीडीएस क्या कटेगा, 10% कटेगा। तो ये तो फिक्स हम दे सकते हैं कि भाई टीडीएस बराबर क्या होना चाहिए, जीएस का कितना, 10/100। तो ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। तो पहला ये अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसी पे, हैश इसलिए दिया हूँ ताकि इसे वो कमेंट समझे, इग्नोर करे, नहीं तो लाल पीला होने लगेगा, एरर देगा। अब इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, मान लो कि मुझे निकालना क्या है, टीए निकालना है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ट्रैवलिंग अलाउंस निकालने के लिए क्या होगा कि जिसका बेसिक सैलरी मान के चलो कि 5,000 से ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा है, उसको अलग टीए देना है, और जिसका 5,000 से कम है उसको अलग टीए देना है। मतलब 2 कंडीशन है, या तो 5,000 से ज़्यादा या 5,000 से कम। तो इसमें हम लिख सकते हैं इफ, क्या लिख सकते हैं, इफ टीए इज ग्रेटर देन क्या, 5,000। अगर ऐसा है तो क्या दो, तो बेसिक का कितना दो, बेसिक का 20% दो, और नहीं तो बेसिक का कितना दो, नहीं तो बेसिक का 10% दो। दूसरा इस तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला जिसमें कोई कंडीशन चेक नहीं हुआ, सीधा सीधा कैलकुलेट करके वैल्यू अपडेट कर दो। दूसरा पहले कंडीशन चेक करो, और कंडीशन कितना होगा, 2, इधर और, या तो 5,000 से ज्यादा हो तो इतना दो, और नहीं तो इतना दो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मल्टीपल टाइप्स कंडीशन चेक करना हो सकता है, जिसको बोलते हैं क्लाउज। और यहाँ क्लाउज के तौर पे हम लोग यूज करेंगे केस स्टेटमेंट को। कौन सा स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट। अब क्या लिखोगे फिर, तो हमें अलग अलग केसेस लिखना पड़ता है, और लिखेंगे क्या, केस। और केस लिखने के बाद हमें लिखना आगे होता है व्हेन, और व्हेन उसके बाद यहाँ पे जो भी कंडीशन देना है, जैसे क्या कंडीशन दे देंगे, बेसिक सैलरी मान लो अगर बड़ा है किससे, हाँ मान लो कि 8,000 से बड़ा है, तो क्या करो भाई, तो बेसिक सैलरी का कितना % दे दो, बेसिक सैलरी का मान लो 30% दे दो। ये हो सकता है। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, फिर लिखेंगे व्हेन बेसिक सैलरी क्या हो, बड़ा हो किससे, 6,000 से, लेकिन तो क्या लिखेंगे, एंड बेसिक सैलरी छोटा हो किससे, 8,000 से। तो क्या करना है, तो देना है इसको बेसिक सैलरी का कितना %, बेसिक सैलरी का 25%। फिर लिखते हैं व्हेन, और क्या देंगे इसके बाद, व्हेन के बाद, हाँ बेसिक सैलरी, तो क्या लिखेंगे, बेसिक सैलरी किससे बड़ा हो, बेसिक सैलरी बड़ा हो 5,000 से, लेकिन क्या हो, बेसिक सैलरी छोटा हो किससे 6,000 से। तो क्या देना है, तो बेसिक सैलरी का मान लो 15% देना है। तो और लास्ट में क्या लिखना होगा, एंड। केस को क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो ये 3 अलग अलग अप्रोच हो सकता है
कंडीशन के बेसिस पे कोई भी डीएमएल ऑपरेशन को परफॉर्म करने का, चाहे इंसर्ट हो, चाहे अपडेट हो, चाहे डिलीट। तो चलो कल करके देखते हैं इसको।